आया सर। आया है, हाँ ठीक है। सर, अभी किया। एक 2 मिनट रुको, मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, वैष्णवी एंटर्ड। मुझे अभी थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन बता देना कौन सा है, मैं चेक करता हूँ, मुझे भी याद नहीं मैंने कौन से क्वेश्चन दिए थे। चलो क्वेश्चन कौन बताएगा मुझे? लास्ट क्वेश्चन। -1 माइनस -1 is less than equal to। एक मिनट रुको, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया था कि तुम्हें? स्क्रीनशॉट लेने को बोला था। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने को बोला था, ठीक है। हाँ बताओ, रौनक बताएगा, रौनक बता। -1 is -1 सर -1 लेसर देन इक्वल टू x/3 लेसर देन इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। x²/3। x स्क्वायर हाँ सर। सर x²/3 x²/3, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ चलो मेरे को क्वेश्चन दिख गए हैं। अच्छा, उससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, इसको तो मैं साइड में लगा ही रहा हूँ। 1-2 मिनट रुको, और ज्वाइन 2 लोग हो गए हैं। सोहम, ऋषिकेश, जल्दी आया करो लेक्चर में, ठीक है। अब इस वाले इसको देखो, ये वाले क्वेश्चन से पहले भी मैंने एक क्वेश्चन लगाया था आपके लिए। कौन सा लगाया था? इससे पहले एक और क्वेश्चन था, वो था -4 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू 3 वाला, ठीक है। मुझे इसका आंसर बताओ क्या आया था आपका। ये वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आया था आपके? अगर बाकी के हो गए होंगे तो फिर इसका मुझे आंसर बताओ। -4 से 3 तक। -4 से 3 तक -4 से 3। -4 इंक्लूडेड। इंक्लूडेड। यस सर। चलो चेक करते हैं, है ना। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को चेक करूंगा क्योंकि इसी से रिलेटेड ऊपर वाला क्वेश्चन है। तो अगर मैं पहला ये वाला क्वेश्चन उठाऊं तो यहाँ पर हमें 2 टुकड़े करने पड़ेंगे ना। पहली चीज, -4 लेस देन इक्वल टू मॉड x एंड मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, ये इस चीज को कैसे किया तुम लोगों ने? इसको, जिसको मैंने बॉक्स बनाया है, इसको कैसे किया होगा? सर घोड़ा मेथड। कैसे लगाए? अगर मैं तुमसे बोलूं कि चलो आज हम घोड़ा मेथड यूज करते हैं, मैंने यहाँ पर, हमारा x कहाँ पे खड़ा रहेगा, कौन बताएगा? 0 पे। ओके, 0 पे खड़ा। पर ये -4 लंबाई की रस्सी क्या होती है बे? किसी ने इसके ऊपर नहीं सोचा? तुमने दोनों तरफ 4 लंबाई की रस्सी फेंक दी क्या? नहीं सर, सिर्फ लेफ्ट साइड। हाँ, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है ना -4, तो राइट साइड में जाएगी। नहीं नहीं, अगर मैं कभी तुमको, अरे यार इसको क्या हो गया, ठीक है। हाँ, अगर मैं तुमको बोलूं, अगर जैसे मैं इस चीज को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करते टाइम मैं क्या करूंगा, बोलूंगा भैया x कहाँ खड़ा है? 0 पे खड़ा है। कितने लंबाई की रस्सी चाहिए? 3 लंबाई की रस्सी चाहिए। 3 लंबाई की रस्सी इस तरफ 3 पे, इधर 3 लंबाई की रस्सी मतलब -3 पे, सही चल रहा है। और लेस देन इक्वल टू, इसलिए बीच की घास खाएगा, ये बीच की घास खा ली उसने, समझे। पर यहाँ पे -4 लंबाई की रस्सी, ये कैसे, ये क्या बला है ना, इसको कैसे करेंगे? हमने तो कभी जिंदगी में नहीं सुना नेगेटिव में कभी रस्सी की लंबाई आती है। -4 के आगे ही -4 लेंगे ना। ना 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 ना। अब सुनो, अब तुम्हें कहानी में ट्विस्ट बताता हूँ, ठीक है। अब सुनो, यही तो चीज थी यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने रोक के रखा था,
बोला चलो देखते हैं क्या आता है, कोई दिक्कत नहीं, गलत भी आए कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। एक बात बताओ, मॉड वाली क्वांटिटी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? पॉजिटिव positive. ऑलवेज। पॉजिटिव Positive ऑलवेज always. पॉजिटिव। तो मुझे एक बात बताओ, ये बंदा पॉजिटिव है, ये बंदा नेगेटिव है, तो ऐसा कब होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है? क्वेश्चन सुनो ढंग से, प्यार से। ऐसा कब होता है, मैं लिख रहा हूं, ऐसा कब होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हो? कभी कभी होता है या हर बार होता है? ऑलवेज होता है सर। हर बार होता है ना। हर बार होता तो मैं है। वही हर बार मैं लिख रहा हूँ, हर बार सर, हर बार। हर बार का मतलब समझते हो? x हाँ, बिलोंग्स टू r। आप जो मर्जी चाहे x की पटक दो, वो हमेशा आपको -4 से बड़ी आंसर, बड़ा वैल्यू देने वाला है। क्या बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब सुनो, यही तो इंपॉर्टेंट बात थी हमारे इस कंसेप्ट में। भैया पॉजिटिव नेगेटिव से कब बड़ा होता है? सर इट इज ऑलवेज ग्रेटर। और इसीलिए हमारा आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू r। ओके। और दूसरा वाला जो पार्ट था उसके लिए हमारा आंसर ये आया। अब हमें क्या करना रहता है, दोनों का एंड है। एंड मतलब क्या करते हैं हम? इंटरसेक्शन करते हैं। तो मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ, ठीक है। एक बात बताओ, ये वाला तो क्या बोल रहा है, मैं तो रियल नंबर, पूरी रियल नंबर पर फैला हुआ हूँ, सही है ना? तो इंटरसेक्शन में क्या रीजन आने वाला है? सिर्फ कितना आएगा? -3 से लेकर 3 तक का आंसर आएगा, और क्या, क्योंकि वही तो इंटरसेक्शन में आएगा। ये तो पूरे रियल नंबर पे फैला हुआ है, तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आएगा? दिस। और इसमें क्या कॉमन रीजन है? सिर्फ -3 से 3 तक। तो हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -3 to 3 विच इज क्लोज्ड इंटरवल। क्या बात समझ में आई, पहले ये बताओ। यस सर। ओके। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, तो कभी भी ऐसी कोई चीज दिख जाए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हर बार होता है। क्या होता है? हर बार होता है। और जो चीज हर बार होती है उसको हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको क्लीन करता हूँ। ओके, ये हर बार होती है, सो इग्नोर इट। हम कहते हैं इग्नोर। क्यों सर इग्नोर क्यों करें? क्योंकि जो हर बार होती है उसका रियल नंबर का सेट आने वाला है, तो इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा? तो ऑब्वियसली सर जो उसके पड़ोस में बैठा है वो तो पूरा का पूरा इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा। तो हम बोलते हैं भैया जो चीज हर बार होती है पहले तो उसको इग्नोर करो। जब आप इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हो, बात का ध्यान रखें, जब आप इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हो तो जो चीज हर बार होती है उसको आप इग्नोर करें, और जो बची कुची चीज है इस तरफ की उसका आंसर निकाले, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्या बात समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। अब मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूँ। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? पहले इसको हटा देते हैं और ये अपनी नोटबुक में लिख लें कि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है। और ये जो चीज हर बार होती है उसको आप इग्नोर करें, ये लिख के रखें वहां पर प्लीज। चलो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे सबसे पहली चीज ये रहेगी कि इस 3 को भगाना है, तो 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और वो होगा -3 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू 3। ये ऐसा दिख रहा है। अब मुझे बताओ x² कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 तो तुम्हें नहीं लगता ये तो हर बार होने वाला है ना? हर बार होगा सर, हर बार। हर बार होगा मतलब x बिलोंग्स टू r। और जो चीज हर बार होती है हम उसको क्या बोलते हैं भैया? चल यार इग्नोर कर दे अभी के लिए, सही है कि नहीं? इग्नोर कर दिया। तो हम किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे? इधर वाले पार्ट पे, x² लेस देन इक्वल टू 3। तो मैं बोलता हूँ भैया x² लेस देन इक्वल टू 3 पर अब मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। अब यहां से हमें कहानी को आगे लेके जाना है, x² लेस देन इक्वल टू 3 को। तो मुझे बताओ x² लेस देन इक्वल टू 3 है, तो मैं मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? रूट, सही है ना? हाँ, और मैं जैसे ही रूट लूंगा, तो जैसे ही मैं रूट लूंगा, दोनों तरफ रूट ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, दोनों तरफ रूट लूंगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं आया कि x की वैल्यू -√3। एक मिनट, हाँ, दोनों तरफ रूट लूंगा तो -√3 से √3 के बीच में आने वाली है।
ठीक है, ऐसा लिखते हैं हम इस चीज को। अच्छा, दूसरी चीज, इस चीज को तो हमने इग्नोर किया था, जिस चीज को हम इग्नोर करके बैठे थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा सीधा सीधा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -√3 से +√3 तक, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये कैसे आया? ये वही है, तुम्हें मैंने बताया था ना कि मैं स्क्वायर रूट लेने वाला हूँ, सही है ना? और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू मॉड x होता है, याद है क्या तुम्हें? मैंने लिखवाया था। यस सर, यस सर। हाँ, तो घोड़ा कहाँ पे खड़ा रहेगा? 0 पे ना। 0 पे। घोड़ा कहाँ पे? 0 पे। और √3 लंबाई की रस्सी इस तरफ, √3 लंबाई की रस्सी इस तरफ, और दोनों के बीच वाली घास खा बीच लेगा। में। समझ गए? इसलिए हमारा आंसर ये आया। अच्छा है क्वेश्चन, मेंशन सर कर लो, हमने लिख लो। हाँ पिछले बोलो। क्वेश्चन में x को 0 के इक्वल रखा था ना, तो फिर ये x²/3 को 0 के इक्वल रखा तो 0 ही आता है आंसर। पिछले इसमें कहा? इसमें हाँ अगर तो 0 ही आया ना। x²/3 को x²/3 को नहीं रखा है अभी हमने, हमने 3 को शिफ्ट करवा दिया ना, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है? उससे और मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर x² को इक्वल टू 0 रख दो तो भी x की वैल्यू 0 आती है ना, और फिर उसके बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो नहीं, मतलब मैं नहीं समझा अभी भी, बताओ वापस से। हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, सपोज x-1 दिया है तो उसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू 1 आती है। अरे हाँ, तो यहाँ पर भी तो निकाली ना, तो वही तो पूछ रहा था, घोड़ा कहाँ पे खड़ा है, वो कहाँ से निकालते हैं हम? हमारा घोड़ा कहाँ खड़ा है? तो x इक्वल टू 0 पर, वो 0 पे खड़ा है, यही तो बता रहा हूँ मैं। पिछली बार भी जो हम निकाल रहे थे वो भी तो वही चीज थी। अगर कभी तुम्हें ऐसा दे दिया जाता मॉड ऑफ x-1 <> 3, तो हम क्या कहते थे? इसको इक्वल टू 0 पुट करते थे, सही है ना? यही बोल रही है तू? ये सर हाँ। और फिर तो इसी का मतलब था कि घोड़ा कहाँ पे खड़ा है, वो कैसे फाइंड करना है, हमारा घोड़ा कहाँ खड़ा है, कहाँ बांधना है हमें? तो इक्वल टू इक्वल 0 टू पुट 0, करो, तो ये 1 पे खड़ा है। तो फिर ये पूरी समझा? की पूरी वैल्यू इक्वल टू 0 पुट की 3 से मल्टीप्लाई ना करते हुए तो दिक्कत आ सकती है, तो फिर -1 से 1 तक आंसर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। अगर 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो -1 से 1 में आंसर आएगा, 1 से 1 तक। ठीक है? पर जनरली अभी यस तू तू 12th में है, तुझे पता है हमने पिछले साल लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व की थी, याद है ना? और लीनियर सर, इनइक्वालिटी हाँ सर। सॉल्व करते टाइम पे हमने क्या किया था? जब कभी भी उसके साथ में, जैसे कभी ऐसा लिखा रहता है 2x + 3 1 और 3 के बीच में है, ठीक है, तो हम क्या करते थे? हम इसी को थोड़ी निकालते थे, हम क्या बोलते थे? पहले 3 को भेजो, 2 को भेजो और x की वैल्यू निकालो, याद है ना? यस सर। हाँ, तो वैसे ही अपॉन में भी अगर कोई, अगर यहाँ पे 4 आ गया तो पहले तो इस अपना फर्ज बनता है कि पहले इन सबको उधर उधर फेंके, सॉल्व करे, अकेला x बच रहा होगा तो x की वैल्यू निकालते हैं। इस तरीके से सॉल्व करना रहता है, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, चलो। अब कोई और क्वेश्चन दिया था क्या मैंने? बताओ, और कोई क्वेश्चन दिया था क्या? नहीं था? चलो नेक्स्ट उठा रहा हूं मैं अभी। अच्छा, तो लोग अंदर आ गए हैं, मानस के। चलिए, अभी तक मैंने ये चीज पढ़ाई नहीं है 11th वालों को, 12th वालों में तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, तुम्हें पता है। अब आपको याद रखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ लिख के रखिए, इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे की चीजें पढ़ते जाएंगे। क्या याद रखना है? कभी भी पूछा जाए डोमेन, है ना, तो जब भी वो डोमेन पूछे आपको याद रखना है कि वो एक्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? एक्स की वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, इतना ध्यान रखना है। और अगर कभी वो पूछे कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ऐसा कभी वो पूछ ले, मुक्ता कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, छोड़।
जिनको ट्रबल आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा मैं। तो अगर बहुत ज्यादा बार बार लॉग इन करना पड़ा है तो आप लीव कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स ऐसा पूछा जाए और वो पूछ रहा है कि डोमेन के बारे में बताओ, साइन इनवर्स पढ़ते हैं हम इसे, और एफ ऑफ एक्स इनवर्स क्या होता है बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। तो हमें याद रखना है इसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, हमेशा अंदर जो बैठा है एफ ऑफ एक्स उसको -1 से +1 के बीच में पटक देना है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर cos इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अगर किसी ने cos इनवर्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पूछी, मतलब x की वैल्यू क्या आती है, तो आप जो भी अंदर एफ ऑफ एक्स बैठा है उसको आप -1 से +1 के बीच में पटक दें, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, 2 क्वेश्चन लगा देता हूं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर बाय 3। ठीक है, क्वेश्चन है डोमेन ऑफ दिस। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा साइन इनवर्स के आगे जो बैठा है उसको उठाना है और उसको उठाकर पटक देना है -1 और +1 के बीच में। आई थिंक सो, शायद से ये सम अभी हमने सॉल्व किया था, है ना? यस सर। हाँ, तो ये आपको आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लगा रहा हूँ, अगेन सेम है, डोमेन ऑफ, ये भी आप मुझे बाद में सॉल्व करके देंगे, मैं अभी इसके ऊपर ज्यादा नहीं डिस्कशन करूंगा। mod x -2। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने, cos इनवर्स के आगे जो भी होगा उसको उठाओ, mod x -2 को उठाओ और -1 और +1 के बीच में रख दो। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, 2 को दोनों तरफ भेजेंगे, तो इधर इधर 2 जैसे इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +2, 2 - 1 1 आ जाएगा यहाँ पे mod x जिंदा रहेगा, और 2 जब इधर जाएगा तो 2 + 1 3 रहेगा, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपको करते आता है। इसका आंसर कौन बताएगा मुझे, चलो अब भी सॉल्व करके बताओ, मुझे इसका आंसर चाहिए, तो पता चल जाएगा होमवर्क किया है नहीं किया है। चलो सॉल्व करो। ये देखो आंसर आया है तेजल का -3 to -1, 1 से 3 तक। प्रथमेश ने -1 to 1 भेजा, फिर अंजस ने -1 to +1, राज ने -3 to 3, प्रथमेश ने अगेन कोई माइनस, रौनक का -3 to -1 और 1 से 3, क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, भक्ति। तो इसमें से भक्ति, रौनक, तेजल, इनका ही आंसर करेक्ट है, बाकी सबका आंसर गलत है। इसका मतलब आपको आपका होमवर्क भी चेक करने की जरूरत है, इसका मतलब है आपका होमवर्क भी गलत आया होगा, या तो फिर आपने होमवर्क किया नहीं होगा, सीधा सिंपल हिसाब है। तो मैंने यहीं पर आपको पकड़ लिया है कि आपकी गलती कहाँ पर है। चलो अब इसको मैदान में उतारते हैं। क्वेश्चन था 1 <= mod x <= 3। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से करते हैं, जिनको शॉर्टकट नहीं पता अभी कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट बेसिकली हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, mod x एंड mod x <= 3। ठीक है, इस टाइम पे घोड़ा कहाँ पे खड़ा, 0 पे, एक लंबाई की रस्सी इधर, एक लंबाई की रस्सी इधर, और इसके लिए भी 0 पे खड़ा, 3 लंबाई की रस्सी, 3 लंबाई की रस्सी। ठीक है, इस वाले केस में अंदर की घास खानी है, ये अंदर की घास उठाई, इस वाले केस में बाहर की लेनी है। सही है, मतलब इस तरफ और इस तरफ की। ठीक, तो मतलब अगर मैं दोनों को एक साथ प्लॉटिंग करूं तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर -3, फिर -1, फिर 1 और फिर 3। पहले वाला ग्राफ, इधर वाला ग्राफ कह रहा है सर 1 के इस तरफ वाली घास खानी है, -1 वाला बोल रहा है इधर वाली घास खानी है। दूसरा वाला जो बोल रहा है वो बोल रहा है -3 से 3 तक की खानी है, तो मैंने बोला ठीक है ले भाई, इधर से ऐसा ये -3 तक आकर रुक गया। दोनों कहाँ पे राजी, तो दोनों राजी
-3 से -1 यूनियन 1 से लेकर 3। जिनका आया है गुड, जिनका नहीं आया है पिछले भी होमवर्क करो, क्योंकि सेम क्वेश्चन पिछले वाले दिए थे। तो आपने एक तो होमवर्क नहीं किया, अब तो पबजी भी बैन हो गया, पढ़ाई कर लो गलती से थोड़ी बहुत। ठीक है, किसी को डाउट है जल्दी बोलो। डाउट है? नहीं अरे सर। चैटिंग वेटिंग में मत बोलो। हाँ ठीक है। ओके, कौन और कौन ज्वाइन हुआ था अभी? सोहम भी बार बार ज्वाइन हो रहे। चलो अब अगला टॉपिक जो कि है लॉगरिथम। लॉगरिथम फिजिक्स वाले सर ने जो पढ़ाया था उससे अलग पढ़ने वाले हैं अब हम। ठीक, सर अब क्या फिजिक्स हो, में सर ने लॉग और ln ऐसे दो अलग अलग बताए। हाँ वो कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, अच्छा फिजिक्स ओके और सर। केमिस्ट्री में लॉगरिथम आपको लगेगा, वो कैलकुलेशन के लिए लगेगा। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बताई होंगी, हाँ वो भी लगेंगी, वो उधर बहुत अच्छे काम में आएगी। अब मैं थोड़ा सा आगे के लेवल पर इसको लेके जाता हूँ। थोड़ा बेसिक, पहली चीज आपको पता है कि मैं 64 को लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर। सही है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, इसका ये मतलब होता है कि 8 का स्क्वायर करने पर मुझे 64 मिलता है। ठीक है, अब इसी चीज को जब मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखता हूं, ध्यान से सुनो, लॉगरिथमिक फॉर्म में जब मैं लिखता हूं तो इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो वहां पर मैं लिखता हूं log of 64 to the base 8। क्या पढ़ा मैंने इसे? log of 64 to the base 8। इसका मतलब ये होता है 64 8 की कितनी पावर है। क्या बात समझ पा रहे हो? पहले बताते थे 64 8 का स्क्वायर है, अब मैं क्वेश्चन अलग पूछ रहा हूं 64 8 की कौन सी पावर है। ठीक है, तो कौन सी पावर 64 की 8 आती है? 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है। ठीक है, तो सर अब इस लॉगरिथमिक फॉर्म का यूज क्या हुआ? तो यूज ये हुआ कि बहुत सारे नंबर्स को हम छोटे फॉर्मेट में दिखा पाते हैं। जैसे कि हमें पता है 10 का 10 की पावर 6 इज 1 2 3 4 5 6। सही है, पर इसी चीज को अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 टू द बेस 10 कितना होगा? आंसर सिर्फ 6 आएगा। तो हमने नंबर इतना बड़ा था, पर उसको जब मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो आंसर सिर्फ 6 आया। तो प्रॉपर बेस लेते हुए अगर हम कभी भी सॉल्व करें तो नंबर छोटे छोटे होते जाते हैं, और इन छोटे नंबर्स को हम कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी किसी ने मुझे बोला रहता कि यार 8 इंटू 10⁻6 है, प्लस 9 इंटू 10⁻5 है, और माइनस है या अपॉन में और कुछ है, तो इनको सॉल्व करने में जान निकल जाती। हम इसको बोलते कि ठीक है भाई, हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो लॉग इस तरीके से हमारी जीवन को आसान बनाता है। ठीक, अब यहाँ पे हमने दो चीज पढ़ी, पहला पढ़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा पढ़ा लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, और ये आपको सर ने वैसे ही पहले पढ़ा के रखा होगा इस उम्मीद में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही हम एंटी लॉग बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? एंटी लॉगरिथम। अगर ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो ये उसका उल्टा है, एक्सपोनेंशियल उसका उल्टा है, मतलब एंटी लॉग है। तो एंटी लॉग इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं तो क्या तुम मुझे आंसर दे पाओगे? क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर, एंटी लॉग ऑफ 3/4 टू द बेस 16 इज। ठीक है, पहली चीज मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? एंटी लॉग पूछ रहा हूँ। एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? कौन सा फॉर्म? एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसा फोटो दिखता है? सर ये ऐसा फोटो दिखता है, मतलब वहां पे लॉग नहीं आता है।
मतलब किसी के सिर पर बैठा रहता है। तो जब मैं एंटी लॉग ऑफ 3/4 टू द बेस 16, तो बेस 16 मतलब 16 नीचे आएगा, और एंटी लॉग का मतलब होगा कि उसके पावर में 3/4 चला जाएगा। कोई मुझे इसका आंसर बताएगा जल्दी, आंसर कितना आएगा? 12। ठीक है, और बोलो शांति से, आराम से। हर क्वेश्चन ऐसे देखो जैसे 1 करोड़ का क्वेश्चन है, तो तुम करोड़पति बनने वाले हो दिमाग से। सर 8। 8। और कोई? अरे और कोई 12वीं वालों, 11वीं वाले आंसर दे रहे हैं, शर्म करके डूब जाओ कहीं तो भी। लॉकडाउन में कुछ भी नहीं कर पाए क्या? भुवनेश, पार्थ, सर 8। ऋत्विक 8। ऋत्विक आंसर बताओ जल्दी। ठीक है चलो, बेहतरीन, पढ़ने वाले मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो भाई इसको सॉल्व करने का तरीका इस तरीके से किया होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे, कि 16 की पहले आपने 4th रूट निकाला होगा, और उस 4th रूट को निकालने के बाद आपने क्यूब किया होगा। तो 16 का 4th रूट पहले आएगा 2, और 2 का क्यूब आएगा 8, एंड 8 इज द करेक्ट आंसर। गुड, 11वीं यस वालों सर। सही है। ठीक, अच्छा अब एक और चीज, ग्राफ के बारे में स्टडी कर लेते हैं। थोड़ी दिनों पहले हमने e रेस टू एक्स के बारे में पढ़ा था, याद है? और मैंने क्या बताया था, Yes, e sir. रेस टू एक्स कैसा रहता है? पॉजिटिव Positive. रहता है, याद है ना? पॉजिटिव रहता है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ठीक है, उसका भी हमने स्टडी किया था कि हम उसकी पावर x की वैल्यूज 1 2 3 4 -1 -2 -3 पटकते जा रहे थे, पर वो हर बार क्या देता था सर? पॉजिटिव वैल्यूज ही देता था। अब ग्राफ प्लॉट करने की देरी आ गई है। ये x आ गया है, ये y एक्सिस है। एक्सपोनेंशियल का कर्व किसी को याद है? एक्सपोनेंशियल का कर्व इस तरीके से जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, ये 0 के पास आ रहा है, इस तरफ अगर नजर रख रहे हो, 0 के पास आ रहा है, पर 0 नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी वो 0 पे टच नहीं होता है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं e रेस टू एक्स का ग्राफ। क्या कहते हैं? e रेस टू एक्स का ग्राफ, दैट इज y इज इक्वल टू e रेस टू एक्स का ग्राफ, इस तरीके से। अब एक्सपोनेंशियल को इतना वैल्यू क्यों दिया गया है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हम ऐसा मानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज अगर ग्रो करती है, सो इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली। इस बात का ध्यान रखें, एक्सपोनेंशियल कर्व में ग्रो करती है। अगर आज आप अपने कोविड पेशेंट्स का भी ग्राफ अगर चेक करोगे, तो इस तरीके से ही ग्रो किया होगा उसने। ये जो लाइन मैंने आपके लिए बना के दी है, उस हिसाब से ही वो ग्रो करा होगा, ठीक है। और कोई चीज डिक्लाइन करती है, तो डिक्लाइन करने का भी इस तरीके का ग्राफ रहता है नेचर में, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। हाँ, कभी अगर ऐसा हो गया कि आप कोई स्टॉक मार्केट में किसी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपको लगा यार उस कंपनी का ग्राफ इस कर्व को ना फॉलो करते हुए रातों रात, मतलब रिलायंस का, जियो का था ग्राफ, और उसका शेयर पहले यहाँ पर था और रात में एकदम से यहाँ पे पहुंच गया, स्ट्रेट इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब है नेचुरल ग्रोथ नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं पर बीच में वो वापस से डाउनफॉल पे आने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली नेचर में जब भी साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने, बायो में भी आपको अगर देखोगे तो एक्सपोनेंशियल कर्व का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने कभी डीके कर्व किसी ने देखा है क्या 12th वालों में से? डीके कर्व कहते हैं। ये डीके का मतलब क्या होता है, बताओ रे मेरे अंग्रेजी वालों। डीके कांस्टेंट एक नंबर है सर। वो नंबर वो छोड़ दे, मैं कर्व की बात कर रहा हूँ। ये डीके का मतलब क्या होता है फिर? सड़ना वगैरह जैसा। हाँ, सड़ना, या फिर रेडियो एक्टिव डीके भी कभी देखा होगा आपने।
रेडियो एक्टिव डीके। C12 to C14 यस का। सर। हाँ, तो जब भी डीके का कर्व देखोगे ना, वो इस तरीके से डीके करती है, चीज बहुत ज्यादा बड़ी रहती है और वो चीज सड़ते हुए आती है और इस तरीके से जाती है, इसके एग्जैक्ट मिरर इमेज बनती है एंड इट इज e रेज टू माइनस एक्स। तो वो एक्सपोनेंशियल कर्व को फॉलो करती है पर नेगेटिव वे में। ठीक है, ये कभी भी एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं करेगी, उसके पैरेलल चली जाएगी पर टच नहीं करेगी, इस बात का ध्यान रखें। तो आप कभी भी डीके कर्व बाद में फ्यूचर में पढ़ोगे तो ध्यान रखना कि वो इस तरीके से रहता है। अच्छा, रहा सवाल ये वाला पॉइंट कौन सा आता है सर? तो कोई भी कर्व रहेगा एक्सपोनेंशियल कर्व, वो इस पॉइंट से होकर गुजरेगा, इसको हम कहते हैं 0,1 का। कैसे सर 0,1 का? तो अभी मैंने बताया था कर्व है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, ये 0,1 पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू कौन बताएगा? x की वैल्यू कौन सी है इसमें से, इस बॉक्स में से? सर 0। 0 0 और y की वैल्यू 1। तो 1 चेक करो, अगर मैंने x की जगह पर 0 रखा तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 आएगी क्या? यस सर। हाँ, तो कोई भी एक्सपोनेंशियल कर्व हो, 2 रेस टू एक्स हो, 3 रेस टू एक्स हो, -4 रेस टू एक्स हो, कोई भी कर्व हो, वो हर बार, है ना, हर बार इस पॉइंट से होकर गुजरेगा। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट से होकर गुजरने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, तो अभी तो हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल कर्व। अभी सर तो एक्सपोनेंशियल का, हाँ सर तो वो कर्व कभी डिस्क्रीट नहीं रहता क्या? डिस्क्रीट का मतलब क्या कहना चाहते हो? सर मतलब लाइक गैप्स वगैरह बीच में। एक्सपोनेंशियल कर्व में गैप्स नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं, तू जो मर्जी चाहे वैल्यू रख सकता है। तो जब हम कहते हैं ना कि बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, किसी भी चीज को जब मैं कहता हूँ ना कि बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वो कंटिन्यूअस है, वो कभी भी आपको ग्राफ नहीं देने, गैप्स नहीं देने वाला है, समझ रहे? तो जो चीज रियल नंबर पे फॉलो अप्लाई होती है वो कभी भी गैप नहीं क्रिएट करती है। आप चाहे चेक करके देखो, जैसे मैंने आपके लिए ग्राफ रख दिया, 2 रेस टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करो, तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हो एक्स की। आपने बोला 2 रेस टू 1 रखना है तो भी आंसर आएगा, आपने बोला 2 रेस टू 2 आंसर आएगा, 2 रेस टू 3 आंसर आएगा, 2 रेस टू -1 आंसर आएगा, 2 रेस टू -2 आंसर आएगा, हर के लिए आएगा। किसी एक नमूने को लगा नहीं सर मैं तो 1.5 रखना चाहता हूँ, रखना मेरे भाई, रख दे। 1.5 का मतलब पता है क्या होता है? 2 रेस टू 3/2 होता है। क्या आप इसको भी प्लॉट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम? हाँ सर निकाल सकते हैं, कहीं ना कहीं तो वैल्यू मिलेगी। तो ग्राफ कहीं पर भी गैप नहीं क्रिएट करेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो एक्सपोनेंशियल कर्व इज अ कंटिन्यूअस कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, जो ऐसा मैंने कर्व बनाया है वैसा ही कर्व बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ एक्सपोनेंशियल का अपोजिट क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का? लॉगरिथमिक्स। लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अपोजिट होता है लॉगरिथमिक, तो उसका भी कर्व, क्योंकि अभी हमने लॉग पढ़ा है तो हमें लॉगरिथमिक कर्व भी बनाना चाहिए। तो ध्यान से सुनो कैसे कर्व बनाना है उसका। ये पॉइंट कौन सा है हमारा? 0,1 है, पॉइंट इज 0,1। ठीक है, अब जैसा एक्सपोनेंशियल कर्व है उसकी ठीक मिरर इमेज होता है लॉगरिथमिक कर्व। तो मिरर इमेज बनाने के लिए हमेशा ध्यान से, हम जब भी मैथ्स में ग्राफ्स कर्व्स बनाते हैं तो हमेशा y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन को हम रेफरेंस लाइन लेते हैं, ठीक है, और उसी के आसपास चीजें घूमती है सारी। तो अभी आपने जैसे देखा एक्सपोनेंशियल कर्व, तो वैसे ही अब लॉगरिथमिक कर्व में प्लॉट करने जा रहा हूँ, और लॉगरिथमिक कर्व इस तरीके से प्लॉट होता है, ठीक है, एग्जैक्टली उसकी मिरर इमेज। और ये भी y एक्सिस को टच नहीं करने वाला है, ये उसके पास जरूर जाएगा पर टच नहीं करेगा। टच कहाँ करेगा? इनफाइनाइट पे, पर आपको इनफाइनाइट पता नहीं है। और इस कर्व को हम कहते हैं लॉगरिथमिक कर्व, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर y इज इक्वल टू log x टू द बेस e। हाँ भाई, किसने बताया था? फिजिक्स के सर ने पढ़ाया था, फिजिक्स के सर ने log x टू द बेस e जो पढ़ाया था, ये यही चीज थी, ln x हम इसको कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल बेस जब हम लेते हैं, आपको दो दो कर्व्स, अपना दो लॉगरिथम पढ़ाए थे आपको धर्मेश सर ने,
एक रहता है log x टू द बेस 10 वाला और एक होता है log x टू द बेस e वाला। ये जो होता है ये हमने बनाया हुआ है क्योंकि 10 के साथ में काउंट करना आसान रहता है, 10 के मल्टीपल्स में, जो कि मैंने आपको बताया था। और ये जो होता है इसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, नेचुरल लॉग, जिसको हम डिनोट करते हैं ln x से। तो जब मैं ln x कह रहा हूँ इसका मतलब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब दुनिया में जो भी चीजें नेचर में मिलती है वो एक्सपोनेंशियल कर्व को फॉलो करती है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। पर क्योंकि मैथ्स में या बाकी चीजों में कैलकुलेशन में 10 का बेस रखना आसान है, 10 के मल्टीपल्स में डील करना आसान है, इसलिए हम ये वाले चीजों के साथ भी डील करते हैं। तो इसीलिए आपको दोनों चीजें पढ़ाई गई हैं। कहीं पर आपको इसका इस्तेमाल करना है, केमिस्ट्री में यहाँ पर शायद से इस चीज का इस्तेमाल होगा, बायोलॉजी में इसका इस्तेमाल होगा, और मैथ्स में और फिजिक्स में दोनों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, ये वाला पॉइंट कौन बता सकता है मुझे, ये कौन सा पॉइंट रहेगा? यहाँ पे मैंने प्लॉट किया एक्स एक्सिस पे, जल्दी बताओ सोच के। सर 1,0 1,0, बिल्कुल 1,0। कैसे बताएंगे हम? तो जैसे कि मैं वहां पर, हमारा फंक्शन था log x टू द बेस e, ठीक है, x की जगह पे या y की जगह पे मुझे 0 रख दे, कहीं पर भी आप जो बोलो मैं उस वैल्यू को पटकता हूँ वहां पर। तो जैसे ही मैंने log 1 रखा और यहाँ पर e है, ठीक है, तो y की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? 0। 0। अब वो तो पॉइंट से बता सकते हो आप, इसीलिए, है ना, आंसर आएगा 0। पर क्यों आता है? जैसे अगर कल मैंने आपको ऐसा दे दिया तो आंसर कितना आएगा? log 1 टू द बेस 50, आंसर कितना आएगा? 0। 0। क्यों 0 आएगा? 50 raised to 0 is equals to 1. यस, क्योंकि सर आप यहाँ पे ये पूछना चाहते हो 50 की कितनी पावर 1 आएगा, सही है ना, मतलब 50 का कितना पावर लगाने के बाद में 1 आने वाला है। तो हमें पता है सर 50 रखने पर 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर 0 आंसर में आएगा। क्या बात समझे? तो इसका मतलब है सर लॉग का भी कोई सा भी ग्राफ प्लॉट करो वो इस पॉइंट से जरूर 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 होके जाएगा। सही है, इस बात का ध्यान रखें। दोनों ग्राफ्स आपके पास रहने दो, दिमाग में रहने दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत जरूरत लगेगी तो। एक मिनट होल्ड करो। हाँ भाई, चलो आगे का देखते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, नहीं दिख रही है? दिख रही है अभी? चेक करो। यस सर। यस ओके, और कोई अभी ज्वाइन हुआ है? किसी ने कुछ चैट हाँ। पे मैसेज भेजा है क्या? ठीक है, अच्छा, कृष्णा का आंसर। कृष्णा, लेक्चर के टाइम पे इसमें मत बताओ, ठीक है? मैं जब स्क्रीन शेयर करो मैं चैट नहीं रीड कर पाता हूँ, तो थोड़ा उस चीज का ध्यान रखें आप बार बार।
ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, एक और पॉइंट आपके इसमें लिख लो, मेंशन करो हैशटैग लगा के। log x टू द बेस 4 का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ प्लॉट होगा। कैसा प्लॉट होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ प्लॉट होगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ मतलब जो भी मैंने प्लॉट किया था उसको हम इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं, इस तरीके से। ठीक, इसको हम इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। पर अगर क्या हो कि अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं, मतलब क्या चेंज कर दूं, तो अगर मैंने कल परसों ऐसा लिख दिया log x टू द बेस 0.4 की बात करूं तो ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाता है। कैसा होता है? डिक्रीजिंग। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ग्राफ से ही बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो सर डिक्रीजिंग ग्राफ कैसा होता है? डिक्रीजिंग ग्राफ यूं हो जाता है, इस तरीके से। मतलब जब आप लेफ्ट से राइट शिफ्ट करें, है ना, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका ग्राफ कैसा जा रहा है उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इस बात का ध्यान रखें। हाँ, और दोनों ही केसेस में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा वो वही रहेगा, 1,0 वाला। इस बात का ध्यान रखें। ये भी वही ग्राफ है log x टू द बेस a वाला, ये भी वही ग्राफ है log x टू द बेस a वाला। बस दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर a ग्रेटर देन 1 है और यहाँ पर a लेस देन 1 है। मतलब जब आप पॉइंट्स की बात करते हैं, बेस में जब भी कभी भी पॉइंट आता है तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, और अगर बेस में एक से बड़ी वाली वैल्यू आ रही है तो ग्राफ इंक्रीजिंग वाला बनेगा। इस दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। ग्राफ अपने पास रफ में प्लॉट करके रखो। एक बुक आती है प्लेइंग विद ग्राफ्स वाली, जो जेई के लिए बाद में काम की रहेगी। अगर पॉसिबल हुआ, आपके नोट्स वैसे भी जेई के जो दूंगा मैं उसमें आपको मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत करो आप। पर अभी यहाँ पर सारी चीजें बनाते हुए चलो। ठीक, अब क्वेश्चन लगाने की बारी आ गई है। चलो क्वेश्चन लिखो। y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स। अच्छा मुझे एक बताओ, किस किस ने बेसिक्स के वीडियो देखे हुए पहले, जो मैंने स्टार्टिंग में डाले थे? क्या उसमें मैंने थोड़ा बहुत इसकी इनइक्वालिटी को कवर किया था? अरे कोई तो बोलो। मैंने बेसिक्स का एक वीडियो डाला था, उसमें लॉग के बारे में चीजें बताई थी। किस किस ने देखा है या किसी ने नहीं देखा है? देखे हैं वीडियोस एक ने? ठीक है, 12वीं वालों को तो मैं खुद पढ़ाया हुआ हूँ लॉग, मुझे पता है, तो उनको आना ही चाहिए। 11th वाले और थोड़ा सा मुंह खोल लो, गलती से खुशी हो जाएगी। ऐसा लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ यहाँ पर। अरे देखे लेकिन लॉग एग्जिस्ट कब करता है, यहीं से शुरुआत हो जाएगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी अपने पास। ठीक है चलो देखते हैं अभी जितना हो सके, नहीं तो फिर मुझे लॉग कवर अप करवाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा मत करो यार, थोड़ा सा याद रखा करो ना। ये सारी चीजें बाद में और काम में आने वाली, ये सारे बेसिक्स ब्रशअप हो रहा है। ठीक है चलिए, चीजें ध्यान में रखें, शायद से आपको अगर याद आ गया तो। हाँ बोलो, अगर ऐसा दिया हो सर आप लॉग। हाँ 48 मिनट्स वाले बोल रहे हो क्या वीडियो? क्या क्या क्या? सर आप वो 48 मिनट्स वाले बोल रहे हो क्या वीडियो? हाँ मैंने स्टार्टिंग में डाले थे, कुछ बेसिक्स कवर करे थे मैंने उसमें। उसमें मैंने लॉगरिथम कवर किया था। हाँ सर शायद देखा है। उसमें मैंने लॉगरिथम कवर किया था और उसमें बताया था कि लॉग कब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो लॉग कब एग्जिस्ट करता है, तो लॉग के पास बैठे हुए दोनों लोग, है ना, इस चीज का ध्यान रखें। लॉग, है ना, चलो वापस से बता देते हैं। लॉग मतलब कॉमन लोग, लॉग मतलब कॉमन लोग, अपने जैसे, आम आदमी। आम आदमी को अपने आसपास कैसे लोग पसंद आते हैं? आम नेगेटिव या पॉजिटिव?
पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स वाले ना, कोविड पॉजिटिव, पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव नहीं ना, पॉजिटिव नहीं। थॉट्स वाले। हाँ हाँ, पॉजिटिव लोग पसंद आते। तो लॉग के पास बैठे हुए दोनों लोग कौन है? दोनों लोग ए एंड बी पॉजिटिव चाहिए सर। कैसे चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। और एक और चीज होनी चाहिए उसमें, एक और चीज होनी चाहिए कि बी जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। भाई कौन है जो म्यूट पे नहीं है? हाँ, तो क्या बताया मैंने अभी? लॉग केतन, ठीक है। लॉग के पास बैठे हुए दोनों लोग कैसे होने चाहिए? नहीं है। पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ बी जो होता है, मतलब बेस जो होता है, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों सर बेस 1 क्यों नहीं होना चाहिए? तो सुनो बताता हूं मैं कहानी। अगर मैंने कभी ऐसा लिख दिया log 8 टू द बेस 1 इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे आपसे क्या पूछना चाहता हूँ? कौन बताएगा मुझे इसका एक्सपेंशन? क्वेश्चन क्या कि है मेरा? 1 की कितनी पावर 8 होती है? हाँ, 1 की कितनी पावर 8 आएगा? 1 की कितनी पावर 8 आएगा रे? 8 हैं? 1 नो की सर, 8 कोई पावर भी 8? नो, नहीं। नॉट अरे पॉसिबल नहीं सर, पगलो, नॉट पॉसिबल सर, पॉसिबल, नहीं आएगा। पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। हाँ, आंसर ही नहीं आएगा। क्या बात समझ में आई तुम्हें? इसका आंसर ही नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं कि बेस में 1 नहीं होना चाहिए। तो अब एक चीज का ध्यान रखें, जब कभी भी आपको ऐसी कभी चीज दिख जाए log a टू द बेस b और वो पूछ रहा है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो एग्जिस्ट करने के दो ही चीजें होती है। a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव होना चाहिए, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक और चीज b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या बेस में 0 चल सकता है क्या? थोड़ा सोच के बताना। मैंने यहाँ पर 2-3 चीजें लिखी, a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या इक्वल टू 0 चलेगा क्या कहीं पर भी? इक्वल टू 0 चलेगा क्या या नहीं चलेगा? कहाँ पे नहीं चलेगा? a पे नहीं चलेगा, b पे नहीं चलेगा? अभी मैंने आपको बताया, सिखाया कि कैसे चेक बी करना पे रहता नहीं है। चलेगा, ए पे चलेगा। सर बी a पे पे नहीं चलेगा। चलेगा, ए पे चलेगा, बी पे नहीं चलेगा। बी पे चलो नहीं सोचते हैं, चलेगा। सोचते हैं, है ना, सोचते हैं अपन, अपने को क्या काम धंधे। log a टू द बेस b लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अपना a जो है वो 0 हो गया और नीचे मैं 10 रख देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि सर 10 की कितनी पावर 0 आएगा? 10 की कितनी पावर 0 आएगा भाई? सर 1। 10 की पावर 1 0 आएगा? नहीं 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 सर। नो सर, नहीं हो सकता। अरे नहीं आता सर। नहीं आएगा नहीं सर। आता सर। नहीं आएगा? अच्छा, मतलब ये नहीं होगा। मतलब सर आपने जो लिखवाया वो गलत है। एक इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 होगा। पहला काम खत्म। दूसरा काम उठाते हैं, अब उल्टा करते हैं दोनों चीजों को, ठीक है। क्या कर रहा हूँ ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर 10 डाल रहा हूँ और यहाँ पर 0 डाल रहा हूँ। अब बोलो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता हूँ, 0 की कितनी पावर 10 आएगा? सर ये भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, अरे नहीं ना, सर नहीं ना नामुमकिन। सर, पॉसिबल नहीं नहीं, मतलब यहाँ पर भी इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है क्या? तो क्या क्या चेक करना है आपको जब भी लॉग वाले क्वेश्चन आएंगे? फर्स्ट थिंग a ग्रेटर देन 0, सेकेंड थिंग b ग्रेटर देन 0, और थर्ड थिंग चेक करनी है कि कहीं जो बेस में बैठा हुआ बंदा है वो 1 के बराबर तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो चीज मैंने a और b की पूछी थी ना, वो आप ग्राफ से भी बता सकते थे। अगर आपको ग्राफ याद आ रहा है तो मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि कभी भी वो 0 पे टच नहीं करता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो मतलब मैंने वहीं पर आपको आंसर दे दिया था कि वो 0 नहीं होने वाला है। इस बात का ध्यान रखें। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? चलो अब क्वेश्चन देखो, मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके ऊपर नजर दौड़ा। y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है वहां पर? log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x टू द बेस 8, और वो क्वेश्चन पूछ रहा है इट एग्जिस्ट व्हेन इज डिफाइंड व्हेन is defined
व्हेन x बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो बताओ क्या क्या चेक करूंगा मैं यहाँ पर। सबसे पहला काम, लॉग के पास बैठे दोनों लोग कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। क्या 8 ग्रेटर देन 0 है? हाँ सर। क्या 8 1 के बराबर है? नहीं सर। तो पहली चीज मैंने बेस का काम निपटा दिया कि हाँ भाई तू पॉजिटिव है और तू 1 से बड़ा है। ठीक है, तो मैंने जो चीज बताई थी उस चीज का ध्यान रखना है। क्या बताया था? लॉग के पास बैठे हुए दोनों लोग पॉजिटिव चलेंगे, भले ही पॉजिटिव लोग आपस में बैठकर नेगेटिव बातें करें, चलेगा। मतलब इधर नेगेटिव आ सकता है, आंसर में नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, पर उसके पास बैठे हुए दोनों लोग हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। पॉजिटिव लोग नेगेटिव बातें कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा अब क्या चीज चेक करनी रह गई थी? एक्स स्क्वायर माइनस 8x शुड बी ग्रेटर देन 0। शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस इनइक्वलिटी को? और कर सकते हैं तो सॉल्व करके बताओ जल्दी मुझे आंसर में। कौन सी मेथड से करने वाले हैं वो भी बताओ। क्या प्लस माइनस प्लस वाली मेथड यूज करोगे? या कोई और मेथड? सर एरो मेथड से भी। एरो मेथड से कैसे आएगा बेटा? फैक्टर्स निकालने क्या? नहीं निकाले ना। तो इसका आंसर निकालते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? पहली चीज एलसीएम लेना पड़ेगा। एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0। आपका क्या काम बना? फैक्टराइज करना। फैक्टर्स, हाँ आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो याद ही है क्योंकि मैंने लिखवाया है और तुमने अच्छी तरह से पढ़ के रखा हुआ है। सही है, और उसकी वजह से तुम्हारा आंसर ये आएगा, अपॉन में x आएगा ग्रेटर देन 0। चलिए, क्या इसके फैक्टर्स और निकल सकते हैं? जल्दी बताओ मुझे। यस सर। कैसे और सर कौन वो से? ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर है ये, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। मेरे को नहीं लग रहा। अच्छा नो सर नो। नहीं नहीं, 4x आता तो होता ना। तो क्या करें, गाड़ी तो अटक गई फिर अपनी तो यहाँ पर। कोई और मेथड? कसम है तुम्हें इतने 2-3 दिन की पढ़ाई की। जल्दी बताओ भाई। और मिडिल टर्म स्प्लिट। तो वही तो नहीं हो रही ना भाई, मिडिल टर्म ही तो स्प्लिट नहीं हो रही है। तो अब नहीं है तो हमारे पास कोई और इलाज है या नहीं है? सर लास्ट में Yes. 4 है क्या? हाँ जी 4 है, 4 मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला एक्सपांड करने के बाद में मुझे यहाँ पर 4 मिलता है। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या करें? स्प्लिट तो नहीं हो रहा है, तो स्प्लिट नहीं हो रहा है तो क्या करें अब? डी चेक छोड़ दें? करेंगे। हाँ हाँ, कौन बोला कौन बोला कौन बोला? अंजस, गुड बॉय। हम डी चेक करेंगे, इतना लिखाया पढ़ाया इतना बड़ा किया इसी दिन के लिए। अरे हम डी चेक करेंगे पगलो। डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac मतलब 16। 4 माइनस 16 कितना? नेगेटिव आएगा क्या? सो डी इज लेस देन 0 आया सर। एक ही जगह पे 1 बैठा है विच इज ग्रेटर देन 0। तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बनी? ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव है और कब है? ऑलवेज। याद रहा, ये मैंने पढ़ाया था। और जो चीज ऑलवेज हो रही है उसको भगा देंगे, फिर छोड़ दो। तो सुनो, ये तो हर बार पॉजिटिव ही रहने वाली, तो इसका तो कोई रोल खत्म ही हो गया है। तो रहा रोल किसका? रहा रोल सिर्फ x माइनस 2 अपॉन एक्स का। ठीक है, x माइनस 2 अपॉन एक्स का, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है तो उसको हमने इग्नोर कर दिया, हर बार पॉजिटिव ही रहने वाला है। और हमें कैसा चाहिए? x माइनस 2 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए। ये ग्रेटर देन 0। अब क्या करें? करें प्लॉटिंग। एक तरफ से 0 मिलेगा, एक तरफ से 2 मिलेगा। लेफ्ट मोस्ट साइड में प्लस
माइनस प्लस, डिनोमिनेटर के बराबर की वैल्यू नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता, मतलब x जीरो नहीं ले सकता वैल्यू। अच्छा, कौन सा साइन है, ग्रेटर देन या लेस देन वाला, कौन सी साइन को ऑप्ट करो, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, धन्यवाद। इस तरफ के सारे, इस तरफ के सारे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू शून्य यूनियन 2 से इनफाइनाइट, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0 to 2। देखो, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। सर दोनों आंसर क्यों दिए? क्योंकि जे डबल ही है, वो तुमको एक ही ऑप्शन देगा ऐसा कुछ नहीं है, ये भी दे सकता है या ये भी दे सकता है, आपकी जो मर्जी चाहे आप लिख सकते हो। ठीक है, आंसर लिखो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है y is equal to log of x minus 4 to the base x minus 2 is defined when x belongs to question mark। चलिए, क्या करना है सबसे पहला स्टेप, विशाखा वैष्णवी बताएंगे, अगर रुके होंगे लेक्चर में तो। Sir, x minus 4 is greater than 0 and x minus 2 is greater than 0. और एक और थर्ड सिचुएशन भी मैंने बोली थी, थर्ड क्या बोला था? तीन चीजें चेक करनी है ना। X minus 2 is not equal to 1. हाँ जी, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, दूसरी चीज x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब है x ग्रेटर देन 4 चलेगा, x ग्रेटर देन 2 चलेगा, और इस 2 को अगर उधर उचकाऊंगा तो x नॉट इक्वल टू 3 चलेगा। तो अगर हम सबको एक साथ प्लॉट करें, अच्छा ये सब एंड है, ध्यान रखें, तो एक आएगा मेरे पास में 2, एक आएगा 3, एक आएगा 4। ये चीज मुझे स्क्वायर ब्रैकेट वाली बता रही है कि 3 को इंक्लूड नहीं करना है। ये चीज बता रही है कि x कह रहा है मैं 2 से बड़ा रहूंगा, तो 2 से बड़ा, 2 से बड़े लोग इधर आते हैं, और ये कह रहा है मैं 4 से बड़ा, तो 4 के बराबर तो नहीं पर 4 से बड़ा इधर। सब लोग कहाँ पे रहा जी? x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी पे। ये होता है इस तरीके से आंसर देना। चेक करो, लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग आपको वैसे भी धर्मेश सर ने कुछ दिए होंगे, मैं वापस से दे देता हूँ। अगर कभी आपको दिख जाए log m प्लस log n और दोनों का बेस सेम हो, तो हम उसको लिख सकते हैं log ऑफ m n टू द बेस a। समझे? इस बात में ध्यान रखें कि आपका m और n और a ग्रेटर देन 0 हो, साथ ही साथ a नॉट इक्वल टू 1 हो, जो कि कंडीशन हर बार आने वाली है। ठीक, दूसरा है, शायद से ये भी दिया होगा, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, इट इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n टू द बेस ये। ठीक है, क्या दिए हुए धर्मेश सर ने ये फॉर्मूले? उसके बाद Yes, sir. log m की पावर n टू द बेस a, तो पावर नीचे उतरती है और बाकी का पीछे वाला एज इट इज रहता है। यस सर। इम्पोर्टेंट है ना? ओके, इसके बाद फोर्थ, ये दिया है कि नहीं मुझे नहीं पता, a की पावर में log x टू द बेस a अगर हो तो आंसर में x आता है।
लिख लो। यस सर, ये भी दिया है। दिया है, दोनों मैचिंग होते हैं, इसको और इसको चेक करते हैं, अगर मैचिंग है तो x सीधा सीधा नीचे उतर जाता है। ठीक, 5वां पॉइंट, a की पावर log x टू द बेस 3 हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर log a टू द बेस 3। मतलब ये दोनों अपनी पोजीशंस इंटरचेंज कर सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये नहीं है, ये नया है, लिख के रखो, इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद में 6th प्रॉपर्टी, 1 log x टू द बेस a अगर होगा उसको न्यूमरेटर में अगर आप लाओगे तो दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं और मिलता है log a टू द बेस x। ये दिया था क्या? यस सर, वो चेंज ऑफ बेस थ्योरम में दिया था। दिया था, बेहतरीन, चेंज ऑफ बेस थ्योरम में, सही है। ओके, उसके बाद में एक और चीज था, 7th वाली प्रॉपर्टी, log y टू द बेस x अगर हो तो मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, log y अपॉन log x, और अपनी मर्जी से जो चाहे वो बेस लगा सकता हूँ, बशर्ते बेस सेम रखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। ठीक है, ये भी 7th हो गया, ये भी दिया होगा। और लास्ट वाला एक और दे देता हूँ, एक और लगाना पड़ेगा, ln वगैरह तो दिया है। अगर कभी ऐसा रहेगा log m टू द बेस n के पावर में a, तो ये a जब आगे उतरता है 1/a करके उतरता है, इस बात का भी ध्यान रखें। मतलब सर, जैसे थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने, log m की पावर a अगर होगा तो a आगे उतरता है और पीछे वाले वैसे के वैसे रहते हैं। इस केस में अगर बेस के ऊपर कोई पावर चढ़ी है तो वो आगे उतरती है, पर 1 के अपॉन में, मतलब रेसिप्रोकल होकर आगे उतरती है। इस बात को लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें काम में आने वाला है आगे। ठीक, ओके, टाइम कितना हुआ है अभी हमारा? है अभी समय, क्वेश्चन लगाऊं मैं इसके लिए? ये इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस दे दूं मैं आपको वर्कआउट के लिए, आप करके दे दोगे मुझे बाद में? चलेगा सर। यस ठीक है, सर। तो मैं आपको क्वेश्चंस लगा के दे देता हूँ, जितने बने आप उतना करके मुझे बता देना। 2 क्वेश्चन लॉग वाले भी लगा देता हूँ, अगर आए तो करना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट इस पे लिखता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लिख लेना। क्वेश्चन लिख लो, x रेज टू ln y माइनस ln z इंटू y रेज टू ln z माइनस ln x इंटू z रेज टू ln x माइनस ln y। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। दूसरा, इफ a raised to log 7 to the base 3 is equal to 27, b raised to log 11 to the base 7 is 49, and c raised to log of 25 to the base 11 is root 11, then a की पावर में log 7 to the base 3 का स्क्वायर प्लस b की पावर में log 11 to the base का 7 का स्क्वायर प्लस c की पावर में log 25 to the base 11 का स्क्वायर, क्या होगा? ठीक है, जिनको आएगा करना, कोई दिक्कत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ठीक, वैसे भी कौन सा करते हो, वो भी तो बात है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक, ये तो आने वाले हैं। 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। उसके बाद में है x प्लस रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू
3 रूट एक्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। नेक्स्ट लिखूं, x 2 raised to x minus 1 3 raised to x into 9 and x minus 3 less than 0। अच्छा क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। उसके बाद x माइनस 2 का क्यूब x माइनस 3 की पावर 4 अपॉन में x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 4 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 4 का क्यूब x माइनस 5 की पावर 5 लेस देन इक्वल टू 0। कौन मुझे बताएगा डोमेन का मतलब क्या बताया था मैंने अभी? डोमेन सर ऑफ एक्स की x वैल्यू निकालनी है ना। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स मॉड x माइनस 2 अपॉन 4। इसका क्या मतलब है, क्या करना पड़ेगा मुझे? ये भी मैंने बताया था। सर -1 और -1 और +1 के बीच में रख देना है ना। इस बात का ध्यान रखें, मॉड x माइनस 2 अपॉन 4 को -1 से +1 के बीच में रख देना है। ये मैंने बताया था, चेक करो, नहीं आया तो बताना मुझे। डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x माइनस 1। अगेन 4x माइनस 1 को -1 से +1 के बीच में रख देना है। ठीक है, इतना ठीक है इस डोमेन के चक्कर में। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ले लिया सर। ओके, डोमेन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट है, बताता हूँ इसमें क्या करना है। डोमेन ऑफ 2 मॉड एक्स माइनस 4 अपॉन 6। डोमेन ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स। ठीक है, लिख लो इसके भी, और यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ जो कि आपको फॉर्मूले के इसमें यूज करनी है। हैशटैग लगा दो, इफ डोमेन ऑफ अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इज आस्क्ड, देन पुट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सॉल्व। ठीक है, देखो ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अंडर रूट में जब भी कोई चीज रहती है वो हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, ठीक है, या फिर नॉन नेगेटिव रहती है। इसीलिए रूट के अंदर जो भी बैठा है वो कैसा रहेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। इस बात का ध्यान रखें, बस आपको वही काम करना है। जैसे अगर पहला क्वेश्चन यहाँ पर है तो क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करूंगा, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूंगा या फिर डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड से सॉल्व करूंगा। सिमिलरली दूसरा वाला क्या है, 2 मॉड एक्स माइनस 4 अपॉन में 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मुझे पता है 2 और 6 तो कांस्टेंट है, उनको उधर फेंक देंगे। अच्छा, 2 तो मल्टीप्लिकेशन में नहीं डाल सकते हैं, रुको। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 6 को बोलूंगा भैया तू उधर जा, तो हमें मिलेगा 2 मॉड एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। 4 को उधर भेजेंगे तो हमें मिलेगा 2 मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और 2 को उधर भेजेंगे तो मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये तो आप घोड़ा मेथड से भी
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट वाले को भी सॉल्व करना है। आए मुझे बताना, जो नहीं आया फिर हम चेकआउट करेंगे कि उसका आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है? यस सर। सर बस दो तो जग रहे हैं साथ में। ओके, अब आगे ग्राफ है थोड़ा डिटेल में, मैं उसको थोड़ा स्किप करते हुए चलते हैं। आप ग्राफ को प्लॉट भी कर सकते हो, किसी भी फंक्शन का अगर आपको ग्राफ दिया जाता है तो आप उसको प्लॉट कर सकते हो। तो लिखो अपनी नोटबुक में फटाफट, ग्राफ प्लॉटिंग। ठीक है, और लिखो वहां पर, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखना शुरू करो फटाफट, बोलो। Yes, sir. Graphs can be made. Graphs can be made by following three methods. Graphs can be made by following three methods. First, using rules of inequality. ठीक है, ये भी कर्व मेथड कहते हैं। दूसरा है यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरा है यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस क्या होता है बे? सर डिफरेंशिएशन न्यूटन। इंटीग्रल। हाँ, जो आप वो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, वो सारा कैलकुलस का यस सर। पार्ट है ना? तो वो यस सर। कैलकुलस का इस्तेमाल करके भी हम ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं, और क्योंकि मैंने अभी आपको कैलकुलस नहीं पढ़ा है, हम उस मेथड तक नहीं जाएंगे। ठीक, हेडिंग लगाओ पहला, फर्स्ट वेवी कर्व मेथड। फर्स्ट हेडिंग लगाओ वेवी कर्व मेथड, और लिखो उसमें this method is applicable. This method is applicable only for those whose factorization is possible. Whose factorization is possible. ठीक है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे लगता है ट्रांसफॉर्मेशन और मैं इसको बाद में थोड़ा सा टच करता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। टाइम कितना हुआ है अभी? कितना स्टेमिना है तुम्हारा, जल्दी बताओ मेरे को। या फुस हो गया? 5:15 को केमिस्ट्री का लेक्चर है। हाँ मुझे पता है 5:15 को है। सर पढ़ाओ सर को तो चलो, फिर मैं अभी थोड़ा फंक्शन की तरफ धीरे धीरे पूछ करता हूँ, बाद में इन सारी मेथड्स को आपस से हम टच मारेंगे। याद से मुझे याद दिलाना कि हाँ सर इसको टच मारना है। सबसे पहला है फंक्शंस में जिसको हम बोलते हैं सेट्स। किसको सेट्स के बारे में पता है? किसको पता है सेट्स के बारे में? पता है सर। सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? Collection of anything. कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जिसको आपने ढंग से डेफिनेशन किया है उसका, उसी को हम सेट की कैटेगरी में रखेंगे। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। जैसे कि अगर मैं कहूं ग्रुप ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स, क्या कह रहा हूं मैं? ग्रुप ऑफ 11th क्लास स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दिस इज अ सेट। मैं सेट की बात कर रहा हूं।
पर अगर मैं कहूं, दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं, ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। क्यों सर दिस इज नॉट अ सेट? क्यों? क्योंकि हर कोई किसी ना किसी इसमें इंटेलिजेंट होता है, किसी ना किसी फील्ड में इंटेलिजेंट होता है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ के सारे बच्चे पबजी में हैं, इंस्टा में हैं, या फिर कौन सा फिल्टर हम फोटो में लगाए उसमें है, पर फिर भी हर बंदा अलग चीज में इंटेलिजेंट होता है, तो ये डिफाइंड नहीं है। और जो चीज डिफाइंड नहीं है उसके अंदर किसको भरा जाए, उस सेट में किसको रखा जाए, वो हमें पता नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज नॉट अ सेट। क्या ध्यान में रहेगा? जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, ढंग से डेफिनेशन देते हैं, उसी को हम सेट कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से अब आपको पता है दूसरा जो टॉपिक आता है, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे चैप्टर का नाम है एसआरएफ। एसआरएफ मतलब सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो सेट्स हो गया है, सेट्स आप 10वीं में पढ़ के आए हैं। दूसरी चीज जो उभर कर आती है वो होती है रिलेशन। ठीक है, तो इंडिया में जॉइंट फैमिली का पहले से ही ट्रेंड है, और हमारे यहाँ पे रिलेशन दूर दूर तक रिलेशन है। और जब हमें कोई ट्रैफिक वाला पकड़ लेता है तो हम किसी ना किसी रिलेटिव को पकड़ के ही लाते हैं। ठीक है, तो रिलेशन का बेसिकली मतलब होता है कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दो सेट्स बनाए हैं, इसको हम कहते हैं पहला सेट, इसको कहते हैं दूसरा सेट। सपोज कर लो पहले सेट में 1 2 3 4 है और दूसरे सेट में ABCD है। क्या कोई इससे रिलेटेड है? अगर कोई किसी तरीके के रिलेशन में आता है तो हम इस पूरी चीज को हम कहते हैं रिलेशन। क्या कहते हैं? रिलेशन। तो मैं थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दूंगा, जैसे कि अगर मैं पहला एग्जांपल लूं, पहला सेट दूसरा सेट AB, यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है 1 4 9। सो 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 4, 3 इज रिलेटेड टू 9। कौन बताएगा ये कौन सा रिलेशन है? स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वेयरिंग वाला, है ना? तो मैं कहूंगा कि भैया A में स्मॉल a वाले ऑब्जेक्ट है, B में स्मॉल b वाले ऑब्जेक्ट है, एंड अवर रिलेशन R इज डिफाइंड बाय A स्क्वायर इज इक्वल टू B। ठीक है, क्या बात सही है? A का स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिलता है? B मिलता है, और ये हमारा रिलेशन बन गया। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं कल परसों कुछ ऐसा बनाऊं, यहाँ पर रखूं 9 या फिर 4 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 ही लेता हूं, यहाँ पर 2 5 10। 1 2 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, 3 10 से रिलेटेड है। ये कौन सा रिलेशन हुआ? सर 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस हाँ, 1। मतलब स्क्वायर करने के बाद में उसमें एक जोड़ते हैं हम। ठीक है ना? दैट मीन्स योर रिलेशन R इज नथिंग बट A इज रिलेटेड टू R, और कैसा? तो A स्क्वायर प्लस 1 करने पर मुझे B मिलता है। क्या बात सही है? सही है? चेक करो सारे इसमें आ रहा है। तो बस इसी चीज को हम रिलेशन में कहते हैं कि एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट से रिलेटेड है। अब रिलेशन के टाइप होते हैं, है ना? पहला टाइप होता है 1-1 रिलेशन, मतलब एक बंदा एक से ही रिलेटेड है। दूसरा होता है मैनी वन रिलेशन। तीसरा होता है 1 टू मैनी, और चौथा होता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी। रुको, राज शायद से ज्वाइन हुआ था। ठीक है, हाँ। तो अब इसके सबके एक एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप क्या जज कर पाते हो मुझे बताना कि 1-1 का मतलब क्या है। तो जैसे मैं पहला वाला डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, दो गोले बना रहा हूँ, यहाँ पे दोनों एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 1 1 2 4 3 9, और हमारा रिलेशन क्या है? A स्क्वायर इक्वल टू B। कैसा रिलेशन है ये? एक बंदा एक से रिलेटेड है, सही है ना? तो इसको हम कौन सा रिलेशन बोलेंगे? 1-1 रिलेशन।
क्या कहेंगे? 1-1 रिलेशन। पहला एग्जांपल। अभी दूसरा एग्जांपल लगा रहा हूँ, ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड, दो गोले अगेन। ये दो गोले किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन बताएगा मुझे वापस? मैं भूल गया। सेट्स 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 को, है ना? हाँ, सेट्स में अलग अलग एलिमेंट्स बैठे रहते हैं, उन सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है -1 1, -2 2, -3 3। यहाँ पर है 1 4 9। ये भी 1 से रिलेटेड है, ये भी 1 से रिलेटेड है, ये भी 2 से रिलेटेड है, ये भी 2 से है, ये 3 से, ये 3 से। कौन सा रिलेशन है बताओ? सर मेनी टू मैनी वन Many to मैनी one. टू वन, बिल्कुल, मैनी टू वन। और रिलेशन कौन सा है? a² = b वाला ही है, सही है कि नहीं? अब हमने बस नेगेटिव नंबर इंक्लूड करवा दिए इसमें। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल लिख रहे हैं हम। तीसरे में वापस से दो गोले बनाएंगे अपन, सेट्स वाले। भाई कौन म्यूट करना भूल गया है? 1 4 9, और यहाँ पे मैं 1 -1 2 -2 3 -3। ये वाला 1 1 से भी है, -1 से भी है, और 2 से भी है, -2 से भी है। ये कौन सा रिलेशन हो गया रे? सर One 1 to to many. 1 to many, है ना? वन Yes, sir. पर्सन इज रिलेटेड टू मैनी। और अब लास्ट वाला एग्जांपल उठा रहा हूँ, ठीक है? -2 2, -1 1। कौन सा एग्जांपल दूं जिसमें तुम्हें? -2 2 1 -1। क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? और हो सकता है तो कब हो सकता है? देखो, -1 1 से भी रिलेटेड है, -1 -1 से भी रिलेटेड है, और 1 भी 1 से रिलेटेड है, और 1 -1 से भी रिलेटेड है। ये एग्जांपल है मैनी टू मैनी का। ठीक है, पर ऐसा कौन सा रिलेशन बनेगा, कौन बताएगा मुझे? चलो लिख लो, a² = b² वाला रिलेशन। ठीक है, कैसा बनेगा? a² = b²। जब आप दोनों तरफ रूट लेंगे तो आपको प्लस माइनस के साइन के साथ में एक दूसरे का रिलेशन दिखेगा। एक बार चेक करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, या फिर लिख रहे हो तो साइड बाय साइड लिखते चलो। ठीक है, इसको चेक करना है तुम्हें, मुझे बताना है कि सही है या नहीं है ये फंक्शन। ठीक, और मुझे एक और मैनी टू मैनी वाला रिलेशन बता देना है कोई तो भी, आप अगर बता पाओ तो अच्छी बात। ठीक, चलो अब मैं फंक्शन बेसिक टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। सर वो रिलेशन जो है वो 2 से ज्यादा सेट्स में भी हो सकता है क्या? हो सकता है, पर जनरली 2 सेट्स में ही रिलेशन ढूंढते हैं हम, क्योंकि हम एक टाइम पे 2 ही लोगों को देख पाएंगे ना, इसलिए। मतलब अगर तुझे, मैं तेरे साथ में कोई बंदा एक और आ रहा है क्लास में, तो मैं पहले चीज क्या पूछूंगा? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन यू, बोथ ऑफ यू, सही है ना? तो एट ए टाइम हम 2 लोगों को कंपेयर करते हैं रिलेशन के टाइम पे, तो हमेशा 2 सेट्स ही आते हैं। ठीक है, ओके ध्यान सर। में रहेगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब आते हैं हम फंक्शन पे। 12वीं वालों, फंक्शन क्या होता है बताएगा कोई, या भूल गए? तेजल, प्रणव, तेजल, प्रणव, सो गए क्या? भुवनेश, ऋत्विक, साइलेंस। हाँ चलो भाई, 11वीं वालों, तुम बताओ, फंक्शन नाम सुनते तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? सर कुछ तो भी ऑपरेशन होने वाला है एक्स पे या कौन? अंजस है? सर ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट, ग्राफ का, कॉस क्या साइन क्या का। क्या?
आपने साइन cos tan का ग्राफ बताया था वो। साइन cos tan का ग्राफ बताया था वो। अच्छा, और कोई? सर किसी भी वैल्यू पे कोई हम ऑपरेशन करने वाला हो। तिवारी जी है ना? यस सर। अच्छा, अरे नहीं यार पगलो, तुम भारतीय हो, इंडियन हो तुम। तुम्हें अगर मैं बोलूंगा कल फंक्शन है तो क्या सोचोगे, क्या दिमाग में आएगा तुम्हारे? फंक्शन है तो प्रोग्राम। हाँ, प्रोग्राम दे। पहली चीज अपने दिमाग में आती है प्रोग्राम है कल, है ना? तो हमें इंडियंस को जो चीज पसंद आती है वो होती है फंक्शन। और फंक्शन क्यों पसंद आता है बे हमें? खाना होता है। यस हाँ, सर। कौन बोला ये खाना होता है? अरे बोलो ना सही। अंजस, अरे बिल्कुल सही, यही तो इम्पोर्टेंट चीज है। फंक्शन फंक्शन क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि वहां पर खाना होता है। तेजल, याद आ रहा है क्या अभी कुछ या नहीं? ठीक है, जो भी है। 12वीं वाले लगता है कोमा में चले गए हैं अपने सारे, पढ़ते पढ़ते ज्यादा हो गया। चलिए, फंक्शन मतलब खाना। हमें फंक्शन देखते ही क्या ध्यान में आता है? खाना ध्यान में आता है। सब खाना मिलने वाला है। मतलब अगर मैंने कल बोला अगर कल मेरे घर पे फंक्शन है तो तुम बाकी चीज छोड़ दोगे, क्यों आओगे? तो हमें इंडियंस को क्या चीज पसंद आती है? खाना पसंद आती है। ठीक है। अगर अब मानो, है ना, इधर मैं दो सेट्स बना रहा हूँ, दो सर सेट्स बना स्क्रीन रहा हूँ। स्क्रीन नहीं दिख स्क्रीन रहा। विजिबल विजिबल नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो? कब गायब हो गई स्क्रीन अपनी? बोलना चाहिए था ना। कब की गई। कब की गई क्या? अच्छा, आप देखो, दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। यस हाँ सर। जी, हाँ। तो फंक्शन मतलब खाना। अपने दिमाग में क्या आता है? खाना। अब सुनो, दो सेट्स बनाए मैंने, है ना। इधर लोग हैं जो फंक्शन में आने हैं, लोग हैं, लॉग नहीं है, लोग हैं। यहाँ पे लोग हैं और यहाँ पे थाली रखी है। क्या रखी है? थाली रखी हुई है। ठीक है। अब सपोज ऐसा हुआ, हर बंदे को एक एक थाली खाने को मिल गई। कैसा फंक्शन था? क्या बोलोगे तुम? घर से यहाँ से बाहर निकल के 1 to जाओगे तो 1। क्या बोलोगे? 1 to 1। अबे यार क्या 1 to मस्त 1। फंक्शन था बे, बोलोगे ना? अरे वन वन छोड़ो यार, तुम ना एकदम सीरियस हो जाते कभी कभी। सुनो क्या बोल रहा हूँ, पूरी बात सुनो। हर एक बंदे को एक थाली मिली खाने को, कोई भी बंदा भूखा नहीं गया। तो आप क्या बोलोगे? फंक्शन था या नहीं था? कैसा अच्छा था? था। अच्छा था सर, अच्छा क्या था। मस्त फंक्शन था। अच्छा था कोई सर। भूखे पेट नहीं गया, क्या एकदम खा के आए हैं। एकदम बढ़िया था, ये फंक्शन था। ये क्या था? फंक्शन था। मैं एफेक्शन लिख रहा हूँ, ये फंक्शन था। अगर ऐसा कभी हो गया, उस फंक्शन में लोग आए, सबने खाना खाया और थाली बच गई, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नो नहीं। सर। हाँ मतलब सर। वापस है, मैं दूसरा प्रॉब्लम है। अरे नहीं लोग सर। आए, खाना खाए मस्त, और थाली बच गई। तो थाली बच गई, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। नहीं था। तो तुम क्या बोलोगे बाहर निकल? क्या मस्त फंक्शन था, मस्त फंक्शन था। सही है कि नहीं? अगर कभी ऐसा हो यस। गया, अगर कभी ऐसा हो गया 3 इडियट्स की तरह, तीन दोस्त एक थाली में खाना खा रहे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ सर। अबे दो नहीं है। दोस्त एक थाली में खाना खा नहीं रहे, तुम्हें सर, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बे? कोई कपल नहीं है। होगा, कोई कपल होगा, दोनों को एक ही थाली में खाना खाना है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हैं? तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं है, नहीं है। तो तीन दोस्त एक थाली में खाना खाए, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो पेट भर के खा रहे हो ना बे, तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है ना। और थाली बच गई तो भी कोई तकलीफ नहीं है। फंक्शन है, बहुत बढ़िया फंक्शन था सर, क्या खाना खाया, क्या बात है। वहां पे दो दोस्त एक थाली से खाना खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी ऐसा हो गया, सुनो, दो दोस्त एक थाली से खाना खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर लोग ही भूखे पेट रह गए, थाली नहीं बची, तो क्या बोलोगे? तुम्हें थाली नहीं मिली खाना खाने को, तो क्या कंजूस बकवास फंक्शन था बे? बेकार फंक्शन था। आए बकवास को फंक्शन था। क्यों क्यों बकवास था। क्यों बुलाया? क्यों बुलाया हमको खाने के लिए? अगर थाली रखनी नहीं थी तो हमें खाने के लिए क्यों बुलाया? सही है कि नहीं? हाँ यही सर। बोलेगा कि नहीं? स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ सर। हाँ दिख रही है। हाँ दिख हाँ, रही है तो सर। तुम क्या बोलोगे? इसको फंक्शन बोलोगे क्या? अरे कोई फंक्शन नहीं नहीं। था बे, खाने के लिए ऐसा तो बुलाते हैं और खाना ही नहीं खिलाया। ये फंक्शन नहीं था सर, समझ गए? ये फंक्शन नहीं था। नहीं था। कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ
है ना, सब लोग अपनी अपनी थाली से खाना खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम हो, थर्ड नंबर पे बैठे हो, तुम बैठे हो, ठीक है, थाली भी बच रही है, कोई दिक्कत नहीं है, थाली बचने से अपने को कोई नहीं होता। पर ऐसा हुआ कि जो पड़ोस का है वो तुमको बोलता है देख उधर देख क्या चीज दिख रही है, और इधर से तुम्हारा गुलाब जामुन खा रहा है, तो कैसा लगेगा? सर ये वाला बेकार सेकंड लगेगा। नंबर, अरे सेकंड लगेगा नंबर का बंदा खुद की थाली से भी खाना खा रहा है और तुम्हारी थाली से भी खाना खा रहा है, कैसा लगेगा? क्या बोलोगे बारे? अबे क्या कैसे लगेगा फंक्शन था सर? बे? हैं? अच्छा लगेगा? क्या नहीं बेकार सर है? नहीं सर। तो तुम क्या बोलोगे बे? अबे कैसा फंक्शन था? अबे कैसे लोग बुला के रखे थे? अपनी थाली से तो खा ही रहा था, मेरी थाली में भी हाथ डाल रहा था। बे बकवास फंक्शन था, क्या लोग बुला के रखे थे, बड़ा बकवास लोग थे, समझे? हाँ सर हाँ अब समझो इम्पोर्टेंट चीज, यही चीज तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि अगर मान लो आज लोग और थाली दोनों चीजों को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर ए सेट है, यहाँ बी सेट है, हर बंदे की एक थाली मिल रही है, ये फंक्शन है। क्या बात समझ रहे हो? दिस इज अ फंक्शन। अगर लोग हैं पर थाली बच गई है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज स्टिल अ फंक्शन। समझ रहे हो? दो दोस्त तीन दोस्त एक थाली से खाना खा रहे हैं, आपको तो कोई तकलीफ नहीं है, आपको खाना मिल गया है, भले ही थाली बच गई, स्टिल इट इज अ फंक्शन। पर कभी ऐसा हो गया, एक बंदा भूखा पेट जा रहा है, थाली नहीं बची है, तो हम उसको बोलेंगे, उसको थाली नहीं मिल रही ना, इधर थाली कहाँ मिल रही है इसको, जिसको थाली नहीं मिल रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यार एक भी बंदा भूखा पेट गया, वो फंक्शन नहीं है। क्या बात समझ रहे हो? और रहा चौथा टाइप, कोई ऐसा बंदा है जो खुद की थाली से तो खा ही रहा है, तुम्हारी भी थाली से खा रहा है, स्टिल इट इज नॉट अ फंक्शन। मतलब अगर कभी ऐसा सेट्स मिल जाए, ध्यान से सुनो, अब रिलेशन के बीच में कूदते हैं। दिस इज वन वन रिलेशन, सही है कि नहीं? ये वन वन रिलेशन है, इसको मैं वन वन फंक्शन भी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? वन वन फंक्शन बोलूंगा, क्योंकि ये फंक्शन है, एक बंदा एक थाली, इट इज अ फंक्शन। क्या समझ में आई बात? बोलो। यस। हाँ सर हाँ यस हाँ सर हाँ। अगेन, एक बंदा एक थाली, थाली बच गई, कोई तकलीफ नहीं सर, इट इज अ फंक्शन। क्या मस्त फंक्शन था, वन वन फंक्शन है। समझ गए? उसके बाद में ये तीन दोस्त एक थाली से खाना खा रहे हैं, दिस इज मैनी टू वन फंक्शन। क्या बात समझ में आई? मैनी टू वन फंक्शन। थाली बची, कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हें तो पेट भर के मिल रहा है, दिस इज मैनी टू वन फंक्शन। पर अब सुनो, यहां पर रिलेशन है ये कैसा है? रिलेशन है कि यहाँ पे दो दोस्त एक थाली से खाना खा रहे हैं, हम बोलेंगे दिस इज मेनी टू वन रिलेशन। पर क्या ये फंक्शन है? नहीं है। नहीं है सर नहीं है सर, ये रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है, क्योंकि लोग भूखे पेट जा रहे हैं, तो फंक्शन नहीं है। तो इस बात से ये समझ में आता है कि रिलेशन अलग चीज है, फंक्शन अलग चीज है। कोई भी चीज रिलेशन हो सकती है, रिलेशन में इधर खाली बैठे या इधर खाली बैठे चल जाता है, पर फंक्शन में कहाँ खाली बैठना है वो इंपॉर्टेंट होता है। सही है? उसी तरीके से अगर इसके ऊपर ध्यान दे, ये वन टू मेनी है, सही है ना, वन टू मेनी है, वन टू मेनी रिलेशन है। एक बंदा दो दो थाली से खाना खा रहा है, वन टू मेनी है, समझ रहे हो? पर क्या ये फंक्शन है? नहीं सर, ऐसे नहीं लोग सर नहीं चलेंगे, तो फंक्शन में ये चीज नहीं चलती है। तो फंक्शन में क्या चलता है? एक बंदा एक थाली चलता है, दो दोस्त एक थाली से खाना खा रहे हैं चलता है, थाली खाली रह गई चलेगा, पर लोग खाली पेट नहीं जाने चाहिए। क्या बात समझ में आई? इसको हम बोलते हैं हाँ सर। फंक्शन। अब सुनो, अब कहानी को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, ठीक है? बेचारा, ए भाई तुम्हारा टाइम हो रहा होगा तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं अपना फ्लो में चलते ही रहता हूँ। अब इसमें इस फंक्शन, इसको फंक्शन दिखाते हैं हम, एफ ऑफ एक्स से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एफ ऑफ एक्स से। इसमें जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स है ना, ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, इसको हम फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं। इसका जो सेट है, इसको हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन, ठीक है? और जो थालियों का सेट है, जो थाली का सेट है, मैं ध्यान से बता रहा हूं, थाली का जो सेट है, उस पूरे बी सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं?
कोडोमेन। सो फंक्शन में पहला नंबर का जो सेट है उसको हम डोमेन का सेट कहते हैं, जो दूसरा सेट है मतलब जो थाली का सेट है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। पर जिस जिस थाली को इस्तेमाल किया गया, ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 थाली का इस्तेमाल किया है, बाकी की थालियां खाली बैठी हैं। तो जिन थालियों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। क्या बात समझ में आ रही है? इस चीज का डायग्राम बनाते चलो साइड बाय साइड। मैं जो चीजें बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी आने वाली है। हम बोर्ड्स में वापस से फंक्शन को रिव्यू लेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे ध्यान से। तो कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ। डोमेन मतलब कौन? सर पहला सेट। पहला सेट मतलब जो लोग आते हैं फंक्शन में वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डोमेन को। सही है। कोडोमेन में कौन से लोग रहते हैं? थाली। सही है। और जो थाली को इस्तेमाल किया जाता है उसको हम किस में रखते हैं? रेंज में रेंज रखते में। हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एक डेफिनेशन देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक व्हाट्सएप पे चीज भेज देता हूँ, आप उसमें से डेफिनेशन लिख लें। ठीक है, कल हम इस चीज को, कहानी को और वापस से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी के लिए मुझे लगता है फंक्शन इतना ठीक है। तुम्हारा भी एक लेक्चर है और कितना टाइम हो गया है? 4:45 हो गया ना? यस हाँ सर। सर। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। चेतन सर के लेक्चर के लिए आप रेडी हो जाओ। ठीक है, बाकी का कल आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा बहुत फंक्शन पढ़ लीजिए, डेफिनेशन वगैरह जो है वो मैं आगे आपको लिख के फॉरवर्ड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, उसको उससे लिख लीजिए आप नोटबुक में। ठीक है।